बात आज की के सभी दर्शकों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे संस्कृति और विकृति। संस्कृत में संस्कार का अर्थ होता है कोई एक वस्तु जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को हम जैसा इच्छित है अपनी इच्छा वैसा बनाना चाहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं संस्कार। और इस संस्कार से जो व्यक्ति बनता है उसको कहते हैं संस्कृत या सुसंस्कृत। ऐसा जो सुसंस्कृत व्यक्ति होता है तो उसके जो संस्कार करने की प्रक्रिया है उसमें वो संस्कार कौन से किए जाएंगे यह महत्वपूर्ण होता है। उसको गीता में कहा है अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब है वो बेस। ये जैसे मकान की नींव होती है, मकान के ऊपर का जो वास्तु है उसको अपन समय के अनुसार रंग रोगन अन्य सब चीज़ों को बदल सकते हैं, इनका डेकोरेशन बदल सकते हैं, इंटीरियर बदल सकते हैं, लेकिन उसकी जो नींव है वो स्थायी रहती है, नींव कभी नहीं बदलती। तो हमारी नींव क्या है? ये नींव हमारी संस्कृति है। उसको हमने संस्कृति कहा। जो हमारे विचारों को सुसंस्कृत करने के उपरांत कुछ बातें जो सनातन बातें तय हो गई, उन तय बातों को संस्कृति कहते हैं हम। ये बातें तय क्या हुई? तो सामान्यतया हम देखें कि मनुष्य के लिए कहा जाता है कि वो पहले जंगलों में रहता था। जंगलों में रहता था तो वहाँ की जो स्थितियाँ हैं उस स्थितियों के अनुसार वो वहाँ पर रहता था। और ये भी कहते हैं कि उसको तो वस्त्र पहनना इन सब का ज्ञान ये सब नहीं था, जंगली अवस्था में था वो, ऐसा कहते हैं। और वहाँ से वो अवस्था जो थी वो अवस्था उसको पसंद नहीं थी, इसलिए वो निकल कर बाहर आया जंगल से। जंगल से बाहर आने का अर्थ ही ये होता है कि उसको जंगल का कानून नहीं चाहिए, समाज का कानून चाहिए। और जब समाज में आकर रहना है, दो या दो से अधिक लोग साथ में रहते हैं तो उनको कुछ विधि निषेध उसका पालन करना होता है। क्या करना क्या नहीं करना ये दोनों बातें तय करनी होती है। इसके बिना आप समाज में दो या दो से अधिक व्यक्ति नहीं रह सकते। ऐसे रहने के लिए जो कुछ नियम बनाए गए उनको नैतिक नियम कहते हैं अपन, और उसी को धर्म कहते हैं। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धार्यति प्रजा, ऐसा जब हम कहते हैं तो जो मनुष्य के नाते धारण करने योग्य बातें हैं उन बातों का नाम ये धर्म होता है। और इस धर्म के पालन करने का जो स्वभाव है उसको संस्कृति कहते हैं। और उस संस्कृति का देश काल परिस्थिति के अनुसार जिस प्रकार का भाष्य होता है उसको सभ्यता कहते हैं। यानी कपड़े पहनना ये संस्कृति है, लेकिन कपड़े किस प्रकार के पहनना ये सभ्यता होगी देश काल परिस्थिति के अनुसार। किसी समय धोती कुर्ता ये एक सभ्यता का प्रतीक था, ये वस्त्र संस्कृति के अंतर्गत आते थे। आज उसकी जगह व्यक्ति पैंट कोट पहनकर निकलता है तो भी वो वस्त्र पहन रहा है। ये देश काल परिस्थिति के अनुसार सभ्यता में परिवर्तन है, संस्कृति में परिवर्तन नहीं है। अब प्रश्न यह है कि आजकल और एक बात उठाई जाती है, दो बातें उसमें विशेष करके रहती है। एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा ये होता है कि माई बॉडी माई चॉइस। मेरा शरीर है, मैं कैसे वस्त्र पहनूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, ये सब मेरी इच्छा है। इस प्रकार का एक चला है। इसको जो है वो कहते हैं वोकेइज्म। ये अमेरिकन एक टर्म है, वहाँ पर ये प्रारंभ हुआ। वास्तव में तो ये प्रारंभ हुआ था कि जो प्रतिबंध अपन देखते हैं पूरे विश्व में दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। एक है उच्छृंखल जिसके अंदर कोई सीमा नहीं है और सीमा से बाहर जाकर वो जिस प्रकार से चाहे व्यवहार करे उस प्रकार का है, उसको पशुवत आचरण कहते हैं। दूसरी ओर एक है जिसके अंदर अति वर्जनाएं आ गई। इस अति वर्जनाओं में और उच्छृंखलता में, इस दोनों के बीच में मध्यम मार्ग क्या होना चाहिए, वो मध्यम मार्ग का जब विचार करते हैं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, आपकी बॉडी आपका चॉइस भी है, लेकिन उसके ऊपर समाज के नाते से कुछ न कुछ वर्जनाएं लगानी पड़ती है। इन दोनों का जो सामंजस्य है उस सामंजस्य को संस्कृति कहते हैं। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि भाई कि जैसे और केरल के अंदर एक स्थान के ऊपर एक कॉलेज के आगे एक बस स्टॉप था, उस बस स्टॉप पर जो वहाँ के बच्चे साथ पढ़ते थे वो साथ बैठे हुए वहाँ पर उस प्रकार के प्रेरणा लाभ करते थे जिसके लिए बेडरूम बना हुआ है। अगर हमको सड़क पर ये सब करना है तो घर में बेडरूम की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन उन्होंने इसका प्रतिरोध किया। जब वहाँ के कुछ बुजुर्ग लोगों ने कहा कि इस तरह का व्यवहार आपको यहाँ पर जो सार्वजनिक स्थान नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया। वो किस ऑफ लव इस नाम से जाना जाता है। कोच्चि में सड़कों के ऊपर हम एक दूसरे को किस करेंगे, इस प्रकार का किया, यानी प्रतिरोध में खड़े होते। अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। आज जो हम भारत के अंदर बात करते हैं, बहुत से जो बच्चियों के साथ बलात्कार और इस प्रकार की घटनाएं होती है, ये घटनाएं अधिक अनुपात में है वहाँ पर। और इसलिए वहाँ के जो पुलिस का अधिकारी था, उस अधिकारी ने कहा कि हमको अपनी बहनों को और कुछ वस्त्रों पर भी अपने ध्यान देना चाहिए, इसके कारण से भी एट्रोसिटीज होती है। इसका प्रतिरोध हुआ। प्रतिरोध केवल मात्र अमेरिका में हुआ इतना नहीं है, भारत में भोपाल में स्लट वॉक हुआ। स्लट यानी बेहूदे कपड़े पहनकर लड़कियों ने और एक जुलूस वहां पर निकाला कि हम जो जमेगा वो पहनेंगी। अगर ऐसा है तो फिर नंगे हम जंगल में थे, जंगल से बाहर क्यों आना होता हमको? वापस जंगल में लौट सकते हैं वहां पर तो। और पशुओं के लिए तो कोई विधि निषेध है ही नहीं, उनको वस्त्र पहनना ही नहीं है। तो अगर हमको पशुवत आचरण करना है तो उसमें और मनुष्य में अंतर क्या रहेगा? अंतर विवेक का ही तो है कि जिस विवेक के कारण से बाकी के लोग हमको सभ्य मानते हैं, तो सभ्यता का मापदंड क्या है? असभ्यता और सभ्यता, इसमें कहीं ना कहीं तो एक सीमा रेखा होगी ना, जिसको मापदंड मानकर हम चलेंगे। तो उस अवस्था के अंदर कुछ विधि निषेधों का पालन ये हमको समाज में करना चाहिए। इसको कहते हैं हम देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति। इसलिए वो केवल भोजन भजन में नहीं है, भाषा भूषा भोजन भजन भ्रमण भाव, हर एक चीज के अंदर हम देखेंगे तो उस सब चीजों के अंदर समाज में जो मान्य परंपराएं हैं, उन परंपराओं को और स्वीकार करने के लिए व्यक्ति बाध्य रहता है। किसी समय समाज की वर्जनाएं थी, आज उसको हम संविधान कहते हैं। हमारे संविधान द्वारा जो नैतिक कर्तव्य है, उसके अंदर भी नागरिक कर्तव्य के नाम से दिए हुए हैं। और संविधान में जिनको ठीक माना गया है उसके लिए, और जो उसके विपरीत आचरण करता है उसके लिए दंड का विधान है। समाज में भी कभी ये दंड विधान रहा है, वो नैतिक दंड विधान भी रहा है, वो और शारीरिक दंड विधान भी रहा है, आर्थिक दंड विधान भी रहा है। लेकिन समाज का आज दंड विधान ये काम नहीं करता, ये है दिक्कत। क्योंकि जो संविधान है, उस संविधान में जो पारिवारिक और जो जातीय संगठन थे, उन जातीय संगठनों को किनारे कर दिया गया है। और इसके कारण से आज उनको मोरल पुलिसिंग कहते हैं। जब अगर कोई जाति बिरादरी अपनी जाति बिरादरी के युवक युवतियों को इस प्रकार के उच्छृंखल व्यवहार से रोकने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो उसको कहते हैं कि ये मोरल पुलिसिंग है। यानी नैतिकता की बात करना भी उनको लगता है कि हम पर दबाव है, इस प्रकार का आजकल आ गया है। इसमें से मार्ग निकालना है हमको। और इसलिए मार्ग जब निकालना है तो हमको इसके ऊपर और परिवार में भी संवाद व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी, बैठकर हमको विचार करना पड़ेगा। केवल मात्र हम भावात्मक रूप से उनको किसी चीज के लिए कहें तो वो नहीं। वस्त्र क्यों पहनना चाहिए, इसका कारण है। और इसलिए आज हम देखेंगे, अगर केरल में हम जाएंगे तो वहां पर लुंगी पहनते हैं। और लुंगी जब पहनकर अगर किसी के कोई व्यक्ति नहीं है, वो अपना काम कर रहा है या अकेला बैठा, तो लुंगी को भी ऊपर फोल्ड करके और कमर में बांध लेता है। लेकिन अगर कोई सामने व्यक्ति आया तो वो लुंगी को उतार कर नीचे करता है। ये वहां पर सभ्यता का प्रतीक है कि मेरे सामने कोई मुझसे बड़ा आया है तो मुझे उसके सामने सभ्य दिखना है। अब ये लुंगी है, ये लुंगी के दो प्रकार, वहां पर दो व्यवहार जो है, ये संस्कृति और उसके निजित्व दोनों की रक्षा कर रहे हैं। जब वो अकेला है, निजी है, तो निजी अवस्था के अंदर वो जिस प्रकार से भी रहे वो मान्य है। लेकिन वो जब समाज में बाकी के समक्ष जाता है तो वो उस प्रकार का व्यवहार करता है। हम देखते हैं यूरोपियन देशों के अंदर, यूरोपियन देश में व्यक्ति घर में प्रवेश करता है तो जूते पहनकर प्रवेश करता है, लेकिन हैट उतार कर टांगता है। घर में प्रवेश करने पर हैट उतार कर टांगता है। इसका मतलब यह है कि वहां पर जिस घर में वो जा रहा है वहां के सम्मान सूचक है कि अपना वो हैट उतारता है। जब भी आप देखेंगे किसी को प्रणाम भी करता है तो सिर झुकाता है, हैट उतार कर झुकाता है। लेकिन जूते पहनकर है, क्योंकि जूते वहां की व्यवस्था में है, और जूते उतार देगा तो सर्दी लगेगी,
शीत है वहां पर, तो वहां शीत के कारण से आज हमारे यहां पर क्या है, आप घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो आपका सिर ढका होने पर सभ्य मानेंगे, लेकिन आपके पैर से जूता बाहर निकलना चाहिए घर के बाहर। ये स्थान विशेष की भौगोलिक परिस्थितियां और उसके आधार पर भी ये मापदंड बनते हैं। शरीर क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, ये सब उसके आधार पर भी बनते हैं। इसलिए जब हम समाज में व्यवहार करते हैं तो केवल फैशन के नाम पर किसी भी भोजन या वेश को हम धारण करेंगे जो सबसे प्रमुख हैं, सामने दिखते हैं, इसलिए उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है। हमारे यहाँ पर शरीर के ऊपर कपड़ा इसलिए आया कि कुछ गुह्य अंगों को ढकना है। हम जो बाइबिल के अंदर कथा पढ़ते हैं एडम और ईव की, तो एडम और ईव ने ऐसा कहते हैं कि उसने जो नॉलेज का फल है वो खा लिया, तो खाने के बाद सबसे पहले उनको यही पता लगा कि हम नंगे हैं और इसलिए और कुछ उपलब्ध नहीं था, तो उनके सामने जो पत्ते थे पेड़ के, उन पत्तों को ही लपेटा उन्होंने और अपने गुह्यांगों को ढका। तो जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको ढकने के लिए वस्त्र आया है या प्राइवेट पार्ट दिखाने के लिए वस्त्र आया है, यह प्रश्न है। आजकल कुछ अंगों को दिखाने के लिए कपड़े पहनते हैं, वास्तव में कपड़ा आया था कुछ अंगों को ढकने के लिए। मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव की जो पुरानी बुजुर्ग महिलाएं थी, जिसको आज ब्लाउज कहते हैं, उससे भी छोटा कंचुकी जो है वो पहनती थी, अकेली केवल वो पहनती थी, लेकिन वहां पर कुदृष्टि नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि वो कंचुकी जब पहन रही है तो उससे उसको जो अंगिया है उससे कुछ अंगों को ढकने के लिए पहन रही है, वो दिखाने के लिए नहीं पहन रही है। आज आपको लोअर कट या स्लीवलेस, इसका मतलब आप कुछ अंग दिखाना चाह रही हैं, ढकना नहीं चाह रही हैं। तो ये जो चीजें हैं वो कपड़ों से संबद्ध नहीं है, आपके भाव से संबद्ध है। अन्यथा दिगंबर जो है मुनि, उस दिगंबर और जो अखाड़ा है उसके संतों के सामने लोग झुकते हैं, उनके पास वस्त्र नहीं है, इसलिए वो नंगापन नहीं है, वो त्याग है। उन्होंने वस्त्र तक का त्याग कर दिया। तो इन दोनों में अंतर करना चाहिए, ये दोनों में ध्यान आना चाहिए कि या तो आप उतने सुख मुनि के बराबर पहुंच जाएं कि जिस सुखदेव के लिए कहते हैं कि वो निर्वस्त्र घूमते थे तो भी उनके सामने महिलाएं नंगी होकर स्नान कर सकती थी, लेकिन वही उनके पिता आते हैं तो वो वस्त्रों से अपने अंगों को ढक लेती है। और ये जब प्रश्न करते हैं तो वो बताती है कि उसके मन में विकार नहीं है, आपके मन में और स्त्री को नंगा देखने का ये भाव आ रहा है। यानी जब तक दूसरे में ये नंगा देखने का भाव आ रहा है तब तक आपको वस्त्र धारण करना पड़ेगा। अगर पूरे संसार के सब लोगों के अंदर ये भाव आ जाता है, सब ही निर्वस्त्र रहते हैं, तो कोई भी वस्त्र की आवश्यकता नहीं है और वस्त्र की कल्पना भी नहीं होगी। ये सब चीजें संस्कृति के एक अंग हैं जो सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। ये केवल संस्कृति नहीं है। संस्कृति का अर्थ तो इतना हुआ कि आपके मन में जो विकृत भाव आता है उस भाव को बचाने के लिए, जैसे घरों में ताला लगता है तो ताला चोरों के लिए नहीं है, ताला साहूकार को चोर होने से बचाने के लिए है। ताला नहीं तो चोर तो ताला तोड़ देगा, जैसा भी ताला होगा उसको तोड़ देगा वो। इसलिए जो वर्जनाएं होती है वो वर्जनाएं समाज के सभ्य लोगों को असभ्य होने से रोकने के लिए होती है। वो सुसंस्कृत लोगों के और सुसंस्कृत बने रहने का आदान प्रदान करती है, उसके आधार पर वो सुसंस्कृत रहता है समाज में। अन्यथा अगर नियम सब समाप्त हो जाएंगे तो जो समाज में चारों तरफ जो दृश्य होता है वो दृश्य अराजकता का दृश्य पैदा होता है। जैसा किसी समय कहते हैं कि न राजा न राज्यम आसीत न दंडो न च दांडिके धर्मेण हुए प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम। ऐसा महाभारत में एक वर्णन आता है कि राजा कैसे बना, राज्य कैसे आया। तो वो वर्णन करते हैं उसमें कि भाई पुराने समय में तो सब अपने अपने धर्म के अनुसार, उसको संस्कृति का है, उसके अनुसार आचरण करते थे। जब ये आचरण करते थे तो किसी भी दंड विधान की जरूरत नहीं थी, उस दंड को लागू करने वाले राजा की जरूरत नहीं थी और उस दंड को आधार के ऊपर दंडित करने वाले किसी पुलिस प्रशासन की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब मत्स्य न्याय छाता है, यानी लोग जो नीति नियम है, धर्म है, संस्कृति है, उसके अनुसार आचरण नहीं करते, तब फिर दंड विधान आता है, तब संविधान बनता है, तब उसके नियम बनते हैं। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलाहाबादिया के जो उसने जिस प्रकार के शब्द प्रयोग किए, उन शब्द प्रयोग के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की वो टिप्पणी यही है कि इसकी सीमा क्या होगी।
आप जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आज टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर और उसने संपादकीय लिखा है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो बेबी सीटर की तरह से आप करेंगे, कैसा चलेगा। यानी इसमें बीच में गतिरोध कहाँ, वल्गैरिटी के अंदर और इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें समाज तय करता है। ये समाज ने जिनको वर्जनाएं कर रखा है, जो समाज को पसंद है, उन सब चीज़ों को करने के लिए हम बाध्य हैं। या फिर समाज से दूर हो जाएं, जंगल के अंदर चले जाएं, वहाँ रहें, उसके अनुसार अपना आचरण करें। इसलिए जब हम समाज में इस प्रकार की बातें सुनते हैं तो हमको दिखाई देता है कि इस प्रकार की जब माई बॉडी माई चॉइस है, तो ये जब वर्जनाएं टूटती है तो टूटने के उपरांत उसके दुष्परिणामों पर फिर चिल्लाना नहीं चाहिए। वो एक अच्छा सा शेर है कि पहले तो हुआ मैं दरिया के हवाले, फिर चिल्लाया कि कोई मुझे बचा ले। तो ये कैसे हो सकता है? इसलिए आप एक तरफा नहीं हो सकते। हम तो जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन दूसरे को और उसको शालीन रहना चाहिए, उसको सुसंस्कृत रहना चाहिए। ऐसा नहीं, मैं सुसंस्कृत रहूं, इसके लिए सामने वाले को भी सुसंस्कृत रहना चाहिए। अन्यथा वो यदि मुझे प्रलोभन में डालता है तो फिर मेरे मन में जो विकृति उत्पन्न होगी, उस विकृति का परिणाम भी और दोनों का साझी होगा, मेरे अकेले का नहीं है। समाज में आज जिस प्रकार की हो रही है वो सब टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब के ऊपर है। आज व्यक्ति केवल मात्र घर का और सामान्य नहीं रहा। किसी समय यह था कि मैं अगर शहर में रहता हूं तो शहर का जो वातावरण है उतने से मैं प्रभावित होता था, मैं गांव में था तो शहर के वातावरण से प्रभावित नहीं था। आज प्रत्येक व्यक्ति के और हाथ के अंदर मोबाइल है और मोबाइल में इंटरनेट है। वो आज इंटरनेशनल है। व्यक्ति जो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति वो भी इंटरनेशनल है। और इसके कारण से जो विश्व में कहीं पर भी और बुरी बात होती है उसकी ओर वो तुरंत आकर्षित होता है। और इसलिए उसके चारों तरफ का जो संजाल है, उस संजाल में से वो केवल मात्र और बाहर जो हो रहा है वैसा मैं भी उसकी नकल करूंगा, ऐसा अगर वो करता है तो उस अवस्था के अंदर वो समाज के लिए घातक होगा। क्योंकि जो अमेरिका में चल रहा है आज, वहाँ का एक विचार होगा, वो भारत में नहीं चल सकता। आज के दिन भारत में अगर चलाना है तो फिर उसके अनुसार हमको, और भारत के जो दर्शन है, भारत का जो विचार है, उस विचार के अनुरूप हमको चलना पड़ेगा। ऐसा जब नहीं होता तो फिर विभिन्न प्रकार के जो चारों तरफ के वातावरण के अंदर ऐसे जो उड़ते हुए पत्ते संस्कृति विहीन रहते हैं, उसको कुसंस्कृति या विसंस्कृति हम नहीं कहेंगे, अपसंस्कृति भी नहीं कहेंगे, यह है विकृति। ये जब विकृति हो जाती है तो जिस प्रकार से अभी पतझड़ चल रहा है, जो पेड़ के ऊपर लगा हुआ पत्ता है उसका अपना वजूद है, वो जब वहां से टूटता है तो उसका कोई भी आधार नहीं है, वो फाउंडेशन पर नहीं है, तो फिर वो किधर भी उड़ता है और वो आसानी से होता है। जैसे मैं बहुत छोटा उदाहरण दूं आपको, जो केरल फाइल्स बनी थी फिल्म, उस केरल फाइल्स में 4 लड़कियां हैं। 4 लड़कियों में से एक मुस्लिम है, एक ईसाई है और 2 हिंदू हैं। उस 2 हिंदू में से भी एक हिंदू केवल मात्र और वो ट्रैप में आती है और उसका कन्वर्जन होता है, दूसरी का नहीं होता। वो दूसरी जो हिंदू है वो कम्युनिस्ट है, इसका मतलब आइडियोलॉजिकल वो भी पक्की है। तो 3 लड़कियां आइडियोलॉजिकल पक्की है, एक लड़की जिसको न अपनी धर्म का ज्ञान है, न अपनी संस्कृति का ज्ञान है, और घर के अंदर भी इस प्रकार का वातावरण नहीं है, कोई संवाद नहीं है, वहां पर लॉजिक नहीं है, इसके कारण से वो आसानी से ट्रैप में आती है। तो ऐसे जो लोग हैं वो उनको ट्रैप में लेने के लिए ये आसान उनके लिए चारा बनता है, जो अपनी संस्कृति से कटे हुए हैं। ऐसे इसलिए मैं जो कई बार कहता हूं कि अपने घरों के अंदर मूलतः अपनी संस्कृति के जो सर्वश्रेष्ठ आधार है, जो विश्व के कल्याण के आधार हैं, ऐसे लॉजिकल उन सबको बताना चाहिए। और ये जो हम भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भ्रमण, भाव और भजन, इन सब के बारे में जो बात करते हैं, इसकी लॉजिकली बात करना चाहिए, तर्क शुद्ध बात करना चाहिए। और तर्क शुद्ध जब बात करेंगे, ऐसा क्यों करना, ये बताने के साथ साथ ऐसा क्यों नहीं करना, ये भी बताना चाहिए। और क्यों नहीं करना तो उसके परिणाम क्या होंगे, करना है तो इसके परिणाम क्या होंगे, इसके ऊपर भी घरों के अंदर हमारे युवक युवतियों के साथ में चर्चा होनी चाहिए। ये चर्चा जितने परिणाम पर होगी उतना ही हम अपनी संस्कृति के को और सर्वश्रेष्ठ संस्कृति से आधार पर मानते हुए उसके साथ आगे बढ़ेंगे। हमने ये नहीं कहा कि संसार में से कहीं भी अच्छे विचार हमारे पास में नहीं आए। वेद में कहा अनो भद्रा कृतो यंतु विश्वता, संसार में जहां कहीं भी अच्छे विचार हो, श्रेष्ठ विचार हो, हमारी तरफ आने चाहिए। लेकिन श्रेष्ठ क्या है विचार, इसकी कसौटी क्या होगी, इसकी कसौटी हमारी संस्कृति है। वो श्रेष्ठ विचार वहां से लेना है जो हमारी संस्कृति के अनुरूप हो।
और संस्कृति को देश के काल के अनुरूप होना चाहिए, समय के साथ अनुरूप होना चाहिए, और समय को संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि हमारी किसी भी विश्व से जो लेना है वो हमारे देश के अनुकूल, देशानुकूल होगा। देश को स्वदेशानुकूल करो, स्वदेशी को युगानुकूल करो, और युग को संस्कृति के अनुकूल करो। ये जब चारों एक साथ जुड़ते हैं तो पूरा एक चक्र बनता है। इस चक्र के आधार के ऊपर हमारी कसौटी बनती है। उस कसौटी के आधार पर प्रत्येक चीज को परखना चाहिए कि हम जो सनातन काल से जीवित रहे हैं, इस जीवित रहने का आधार ये हमारा कि हमने अपनी संस्कृति का जो मूल आधार है उस मूल आधार को कभी नहीं छोड़ा। हाँ, समय के साथ उसमें बाह्य परिवर्तन जो करने होते हैं उन परिवर्तनों को हम करते जाते हैं। इसलिए कपड़े पहनने, फैशन, इस सब का मैं विरोध नहीं करता, ये सब होने चाहिए। लेकिन फैशन में कौन सा कपड़ा उपयोग करना, फैशन कौन सी हमको उपयोगी है, वो सब का ध्यान करते हुए जो शालीनता है उसको बिना छोड़े, अपनी संस्कृति है उसको बिना छोड़े हम किस प्रकार से उसके अनुरूप जा सकते हैं, इन सब को यदि हम ध्यान में रखकर चलते हैं तब फिर हम अपने धर्म पर भी गर्व कर पाते हैं, अपनी संस्कृति पर भी गर्व कर पाते हैं। अन्यथा हम पिछलग्गू बनते हैं। विदेश में जो चलता है उसकी हम नकल करना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर चला कि मी टू, हम भी यहाँ पर मी टू शुरू कर देते हैं। वहाँ पर चला है कि ब्लैक लाइव मैटर्स, हम यहाँ पर दलित लाइव मैटर शुरू कर देते हैं। तो ये इसका मतलब हो गया कि हम नकल कर रहे हैं। अभी जयपुर में हो गया प्राइड डे। किसका प्राइड डे? रेनबो, सब तरंगी। रेनबो यानी क्या है? तो हमारे यहाँ पर इन सब चीज़ों को जो एबनॉर्मलिटीज है उनको हमने स्वीकार किया है कि ये प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति ने दी है, तो उनको भी जीने का अधिकार है। लेकिन उसको मेन स्ट्रीम में आप लेकर आ जाओगे LGBTQ+ को, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेन स्ट्रीम नहीं है, वो एबनॉर्मलिटी है, वो एक मानसिक और विकृति है। उस मानसिक विकृति के साथ भी उनको जीने का अधिकार है। इसलिए हमारे यहाँ पर वर्णल्ला और इन सबको बराबर का सम्मान दिया गया है, उन सबको सम्मान है। लेकिन उसको मेन स्ट्रीम और उसको हाईलाइट करके और प्राइड हो गया, ये कोई गर्व का विषय हो गया, ऐसा जो स्वीकार करने के लिए जब लाते हैं तो फिर हमारे लोग बिना विचार किए उस ट्रैप में आते हैं। इस ट्रैप से बचाने की आज आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।